बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व का अध्ययन कर रहे हैं और इसका हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज इस अध्याय के अंदर हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे उसके जो अलग अलग राज्यों में जो बटा हुआ था उससे वो सब एक हुए और पूरा एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुए। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना के द्वारा भी राष्ट्र को बनाया जा सकता है? इसका उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। सेना राष्ट्र की निर्माता। यस, सेना ने ही राष्ट्रों को बनाया। इन दोनों राष्ट्रों को, चाहे वो जर्मनी था चाहे वो इटली था, दोनों का निर्माण सेना के द्वारा ही हुआ। अब पहले हम जर्मनी के संदर्भ में देखते हैं। तो बच्चों, 1848 के बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे वो सब जनतंत्र, गणतंत्र, क्रांति वगैरह इन सब से उनका अलगाव हो गया और इतना जबरदस्त हो गया कि वो पसंद ही नहीं करते थे। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो रूढ़िवादी शासक थे वो रूढ़िवादी शासक इनकी राष्ट्रीय भावनाओं का उपयोग करते थे अपने राज्य विस्तार के लिए। देख लो, चाहे यूरोप में अपने प्रभुत्व के विस्तार के लिए देख लो, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी शासक इनकी राष्ट्रीयता की भावना का बहुत उपयोग करते थे। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादियों का जनतंत्र और क्रांति इन दोनों से ही अलगाव होने लगा, इनसे उनकी अरुचि होने लगी। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए शासकों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। यानी ये जो राष्ट्रवादी भावना वाले लोग थे इनका उपयोग करके वो अपने राज्य विस्तार में लगे रहते थे और साथ ही साथ वो अपना प्रभुत्व बढ़ाने में भी लगे रहते थे। लेकिन इन दोनों जो बातें हैं, इन दोनों का प्रभाव ये हुआ कि अगर जर्मनी और इटली के एकीकरण को देखें तो उसमें यही दोनों चीज़ें काम में आई। यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं को उकसा करके और उसका उपयोग करके इन दोनों राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया के तहत जर्मनी और इटली राष्ट्र राज्य बने। अब हम जर्मनी की बात से शुरुआत करते हैं। तो आपने जैसे पहले देखा था कि 1848 में क्या हुआ था। जर्मनी के जो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे वो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहते थे, यानी उनमें राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा रहती थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के जो 39 राज्य थे उन सभी राज्यों में जाकर के और वहाँ से प्रतिनिधि चुन करके बाकायदा जर्मन की संसद बनाई थी और राष्ट्र राज्य बनाने की अपनी उन्होंने पूरी भरसक कोशिश की थी। फ्रैंकफर्ट के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने संसद का अधिवेशन बुलाया था और उस अधिवेशन के अंदर संविधान का प्रारूप भी तैयार हो गया था। लेकिन सारे जो राजा थे, प्रशा के राजा सहित सभी इस बात से मुकर गए कि वो कोई भी उसका अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुआ और जो सेना थी वो भी इसके खिलाफ हो गई और राजशाहियों ने और सेना ने दोनों ने इसका विरोध करके इसको दबा दिया था मामले को। हमने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा थीं। जर्मनी के लोगों के जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो राष्ट्रीय भावनाओं से भरे हुए रहते थे और उन्होंने ही 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की उनकी यह पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। राजशाही ने भी उसका विरोध किया, सभी राजाओं ने भी और सेना ने भी, और उन्होंने मिलकर के उसको संसद को ही भंग करवा दिया और वो संसद वहीं की वहीं रुक गई। जो एक जर्मन राज्य को गणतंत्र बनाने की, एक संपूर्ण राज्य बनाने की जो एक योजना थी वो वहीं फेल हो गई।
लेकिन उसके बाद में प्रशा ने ये जो राष्ट्रीय एकीकरण का बीड़ा था वो प्रशा ने उठाया। और आप देखिए कि जो वहां का एक मुख्य मंत्री थे, प्रमुख मंत्री थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने इस एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका अदा की। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रशा ने ले लिया अपने ऊपर उस आंदोलन को कि हम अब एकीकरण का कार्य करेंगे। और प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। बिस्मार्क के द्वारा यह सारा का सारा काम किया गया। इसके लिए बिस्मार्क ने सेना की भी मदद ली और नौकरशाही की भी मदद ली, यानी जो सरकारी चीजें थी, नौकरशाही और सेना दोनों का प्रयोग करके उसने इस कार्य को संपन्न किया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही दोनों की उसने मदद ली। और देखिए केवल 7 वर्षों के दौरान ही 1864 से लेकर 1871 के बीच में, इन 7 वर्षों के अंदर ही उसने 3 बड़े बड़े राष्ट्रों से युद्ध करके और विजय हासिल की। बिस्मार्क ने डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। डेनमार्क से उसने 1864 में विजय हासिल की, ऑस्ट्रिया से 1866 में और फ्रांस से 1871 में। 7 वर्ष के दौरान डेनमार्क से 1864 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया से 1866 ईस्वी में और फ्रांस से 1871 ईस्वी में। और इनसे युद्ध में विजय के बाद में जो सारी समस्याएं थी एकीकरण में, वो सारी समस्याएं समाप्त हो गईं और जर्मन राष्ट्र एकीकृत हो गया। एकीकरण की उसकी जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। इन तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम थोड़ा सा इन तीनों से जो युद्ध की बात है उस पर विचार करते हैं। देखिए बच्चों, ऑस्ट्रिया जो था वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि वो जर्मनी का विकास भी नहीं देखना चाहता था और उसके जर्मनी के बहुत सारे इलाके पर उसका कब्जा भी था ऑस्ट्रिया का। तो वो तो कभी चाहता ही नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण हो। और फ्रांस जो था उसका प्रभुत्व कभी जर्मनी को नहीं भाया, यद्यपि फ्रांस भी नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी प्रभुत्वशाली बने। तो ये भी दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे। तो बिस्मार्क ने बहुत कूटनीति चलाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से समझौता किया कि डेनमार्क पर हम युद्ध करते हैं मिलकर के। बहुत कूटनीतिक चाल चली। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के बिस्मार्क ने डेनमार्क पर युद्ध कर दिया। इस युद्ध के अंदर प्रशा की विजय हुई, लेकिन उपनिवेशों का जहां तक बांटने का प्रश्न आया तो उसमें उनका विवाद हो गया। और फिर उसके बाद में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर दिया। 1866 में उसने ऑस्ट्रिया को भी जीत लिया और उसके बाद में अंत में 1871 के अंदर उसने फ्रांस पर आक्रमण किया और सेडोवा के अंदर फ्रांस को भी विजित कर लिया। और उसकी जो मुख्य रूप से दोनों ही समस्याएं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, जो उसके एकीकरण में मुख्य बाधाएं थी, वो दोनों एक साथ ही दूर हो गईं। ऑस्ट्रिया सदैव से ही जर्मन एकीकरण विरोधी था और जर्मनी के लिए फ्रांस भी एक खतरा बना रहता था। ऑस्ट्रिया कभी भी ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, उसके सारे राष्ट्र एक हो जाएं, वो एक गणराज्य बन जाए। और जर्मनी जो था वो भी फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए फ्रांस भी सदैव एक खतरा ही था। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक चाल से मित्र बनाकर दोनों ने साथ मिलकर 1864 में डेनमार्क को हरा दिया। 64 के अंदर डेनमार्क पर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध में प्राप्त उपनिवेशों की आड़ में 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध कर उसको भी उसने हरा दिया, फिर ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया और अंत में 1871 में सेडोवा में फ्रांस को भी उसने पराजित किया। इस प्रकार से जो तीनों राज्य थे, तीनों ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों को पराजित करके और कम से कम 2 अपने बड़े शत्रुओं को हटा दिया और उसके बाद में उसके एकीकरण में कोई बाधा ही नहीं रही।
क्योंकि ऑस्ट्रिया ने वहाँ कब्जा कर रखा था उसके बहुत सारे इलाके पर, और फ्रांस तो वहाँ पर रहता ही था, वो भी बहुत सारे इलाके पर उसका प्रतिद्वंदी बनकर रहता था। तो इसलिए दोनों ही उसकी अड़चनें दूर हो गई और जर्मनी का एकीकरण आराम से हो गया। अब 1871 की जनवरी में वर्साय के एक महल के अंदर, और वहाँ पर जो वहाँ के उस समय के शासक थे विलियम प्रथम, उनको बुला करके बिस्मार्क ने जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। उस घटना का थोड़ा सा वर्णन बताया गया है कि 18 जनवरी 1871 को और वर्साय के महल के अंदर जर्मनी के सारे राजकुमार आए, सेना के मुख्य प्रतिनिधि भी आए और सेनापति वान रून भी वहाँ उपस्थित थे, और बिस्मार्क सम्राट के साथ स्वयं वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर एक सभा हुई, और उस सभा के अंदर विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क तथा प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। यानी जो बहुत ठंड थी उस दिन, राजनीति ज़रूर गर्म थी लेकिन मौसम बहुत ठंड वाला था, और वर्साय का जो हॉल ऑफ मिरर है उसके अंदर ये सभा बुलाई गई थी। ये देखिए, ये उस सभा का चित्र है। यहाँ सम्राट विलियम खड़े हैं, उसके बगल में बिस्मार्क हैं, वान रून हैं, और इस सभा के द्वारा ही सम्राट की घोषणा की गई और जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, उसके एकीकरण की घोषणा की गई, उसके गणराज्य बनने की घोषणा की गई। अंतान वान वर्नर की एक कृति है, उसने बनाई थी वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में। जो हॉल ऑफ मिरर्स का ये चित्र है, जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर कि अब पूरा जर्मन एक साम्राज्य है। चित्र के बीच में काइजर यानी काइजर विलियम प्रथम, सम्राट का जो पूरा नाम था काइजर विलियम प्रथम, काइजर और प्रशा सेना के मुख्य कमांडर जनरल वान रून खड़े हैं। वान रून है एक तरफ उनके जो प्रशा के जो मुख्य कमांडर थे सेना के, वो खड़े हैं, उनके साथ हैं बिस्मार्क और दूसरी तरफ बिस्मार्क खड़े हैं। इस विशाल कृति को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क को उसके 70वें जन्मदिन पर भेंट की थी। यानी चित्रकार ने जब बना करके, और बिस्मार्क का जब 70वां जन्मदिन था उस दिन बिस्मार्क को चित्रकार ने वान बर्नर ने ये उनको भेंट स्वरूप में दी थी। अब देखिए, और इस सभा के बाद में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया थी बच्चों, इस पूरी एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर प्रशा ने अपना जो शक्ति का और अपने नेतृत्व का और अपने प्रभुत्व का बहुत ज़बरदस्त परिचय दिया था। उसने दिखाया कि कैसे उन्होंने अपनी शक्ति के दम पर पूरे राष्ट्र को, पूरे राज्यों को मिला करके एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति ने अपने प्रभुत्व को दर्शाया था, और इसके बाद में सभी राज्यों के अंदर कई काम किए गए, मुद्रा के, बैंकिंग के, कानून के और न्याय संबंधी जो प्रक्रियाएं थीं उनमें आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। बिल्कुल नई टेक्निकों के द्वारा कार्य किया जाए जिससे देश विकास करे। इस नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया। और देखिए, जो प्रशा ने जो कदम उठाए थे और इस एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो कार्यवाहियां की थी, वो सारी की सारी पूरे राज्यों में यानी पूरे राष्ट्र के अंदर एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में सदैव याद की गई। प्रशा द्वारा उठाए कदम और उनकी कार्यवाहियां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल के रूप में बने।
देखिए एक व्यंग चित्र भी इसमें दिया हुआ है। बिस्मार्क इतना शक्तिशाली हो गया था कि संसद के अंदर जब वो जाता था तो उससे सब डर जाते थे। देखिए यहाँ पर सांसद हैं, वो बिस्मार्क से डर के और वो अपने टेबलों के नीचे छुप रहे हैं और उसके हाथ में हंटर है। यानी ये व्यंग चित्र है कि वो उसके हंटर से यानी उसके भय से सांसद सारे के सारे डर जाते थे। व्यंग चित्र जर्मन राइक्सटैग बच्चों जर्मन में संसद को बोलते हैं, जर्मन भाषा में। ऑटो वान बिस्मार्क, फिगारो से वियना, 5 मार्च 1870 का जर्मन संसद का ये चित्र है जहां पर बिस्मार्क को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। अब इटली की बात करते हैं बच्चों। दूसरा राष्ट्र इटली। एक तो हमने अभी जर्मनी के बारे में देखा और अब हम इटली को देखते हैं। देखिए इटली भी युगों से, बहुत सालों से, बहुत शताब्दियों से जर्मनी की तरह ही राजनीतिक विखंडन को झेलता आ रहा था। उसके भी बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासकों का राज्य था। जर्मनी के समान इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। कुछ स्थानों पर तो वंशानुगत साम्राज्य स्थापित थे और कुछ जगह पर जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबुर्ग साम्राज्य का वहां पर उसके कुछ इलाके पर अधिकार था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबुर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी कुछ जगह तो इटली की ऐसी थी जहां पर क्रमानुसार वंशानुगत राजा अपना शासन कर रहे थे और कुछ जगह ऐसी थी जहां ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबुर्ग साम्राज्य है उसने अपना अधिकार कर रखा था। अब बस केवल एक ही राज्य था सार्डिनिया पीडमांड, वहां पर वहां के जो इटली का ही एक सम्राट था उसी का शासन था, इतावली सम्राट का। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उस समय इसके टोटल 7 टुकड़े हो रखे थे, 7 राज्य थे और इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांड में ही एक इतावली राजघराने का शासन था। यानी इटली का ही यानी इतावली ही व्यक्ति था, इतावली सम्राट था। केवल एक ही जगह पे, कहां पर? सार्डिनिया पीडमांड के अंदर। सार्डिया पीडमांड में एक जो राज्य है वहीं पर केवल इटली के लोगों का शासन था। और देखिए आप अगर हम बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग है, मध्य भाग है और दक्षिणी भाग है, तीनों भागों में अलग अलग। उत्तरी भाग में हैब्सबर्गों का शासन था। जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग सम्राट थे उनका उत्तरी भाग में शासन था। मध्य भाग, यहां पर पोप का शासन था और दक्षिणी जो भाग था सिसिलियों वाला, सिसिली जो राज्य थे दक्षिणी भाग, वहां पर जो स्पेन के ब्रूवो वंश का शासन था। ये पैपल राज्य कहलाते थे, पैपल राज्य जो मध्य वाले थे। तो इस प्रकार से देखिए आप सार्डिनिया और पीडमांड के अलावा, सार्डिनिया पीडमांड ये अलग से राज्य इधर अलग से रह गए, उसके अलावा जो तीनों भाग थे उन पर बाहर के लोगों का शासन था। यानी यहां पर उत्तरी भाग में हैब्सबर्गों का शासन था, जो कि ऑस्ट्रिया वाले जो थे, ऑस्ट्रिया हंगरी पर जिनका शासन था हैब्सबर्ग का, उनका उत्तरी भाग पर शासन था। और जो इसके जो मध्य वाले राज्य थे पैपल राज्य, उन पर पोप का शासन था। और जो दक्षिणी भाग थे जहां सिसिलियां थी, 2 सिसिलियों वाला जो राज्य कहलाता था, वहां पर स्पेन के ब्रूवो वंश का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, मध्य इलाके जो थे वहां पोप का शासन था। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्वो राजाओं के अधीन थे। ये जो दक्षिणी क्षेत्र था सिसिलियों वाला, वो बूर्वो राजा के अधीन थे।
इस प्रकार से अनेक राजाओं के अधीन यह बटा हुआ था। और इतावली भाषा का भी बड़ा मामला अजीब था। वो भी पूरे देश में सर्वत्र फैल नहीं पाई थी, सब उसको बोलते ही नहीं थे। स्थानीय स्तर पर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती थी। नहीं तो कई बार भाषा भी पूरे राष्ट्र को जोड़ने में काम में आती है, लेकिन वहां वो भी कारगर नहीं थी। इतावली भाषा भी अभी सबकी नहीं बन पाई थी और उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। तब फिर मैक्सिनी का उदय हुआ और 1830 के अंदर मैक्सिनी ने इटली को एक गणराज्य, एकीकृत गणराज्य बनाने के लिए अपनी संकल्पना या अपने सुविचार प्रस्तुत किए। 1830 के दशक में जुसेपे मैक्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने ऐसी कोशिश की जिससे जो पूरा इटली है वो एक एकीकृत इतावली गणराज्य के रूप में स्थापित हो जाए, ऐसा मैक्सिनी ने कोशिश की। बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसी अध्याय में। और देखिए, इसके लिए मैक्सिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था और उस गुप्त संगठन का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। उसमें कई देशों के युवा आकर के शामिल हो गए थे और गणराज्य की जो मांग थी उसको बहुत प्रखर रूप से उन्होंने आगे किया था। मैक्सिनी ने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था और 1831 और 1848 दो बार तो बहुत जबरदस्त क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, लेकिन उनके इन आंदोलनों को बुरी तरह से कुचल दिया गया और दबा दिया गया। अब जब मामला बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्रांतिकारी रूप से कुछ भी नहीं हो पाया, तो फिर सार्डिनिया पीडमांड ने इसका बीड़ा उठाया इटली के एकीकरण का। 1831 और 1848 में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए विद्रोह असफल रहे और अंत में इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांड के शासक विक्टर इनुमियल द्वितीय पर आ गई। उस समय सार्डिनिया पीडमांड का शासक कौन था? विक्टर इनुमियल द्वितीय सेकंड। उसके ऊपर पूरा का पूरा आ गया कि भाई अब इटली का एकीकरण उसके द्वारा ही होना है। और इसके लिए जो वहां के स्थानीय लोग थे, सार्डिनिया पीडमांड के अभिजात्य वर्ग के लोग थे, वो भी ये चाहते थे कि इटली एक एकीकृत रूप में स्थापित हो जाए, उसका एकीकरण हो जाए। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि अगर इटली पूरी एकीकृत हो जाएगी तो उनकी सोच थी कि उनको आर्थिक रूप से भी बहुत फायदा होगा और राजनीतिक प्रभुत्व में भी बहुत वृद्धि होगी। इस क्षेत्र के शासक तथा शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और सामाजिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यानी वहां के शासक ने भी ऐसा ही सोचा और वहां के अभिजात्य वर्ग की भी सोच यही थी कि अगर इटली को जोड़ दिया जाए, पूरा एक हो जाए, तो हमको आर्थिक रूप से भी बहुत फायदा होगा और हमारा प्रभुत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके लिए जो सबसे प्रमुख कार्य किया वो सार्डिनिया पीडमांड का जो प्रमुख मंत्री था कावूर ने इस एकीकरण के आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वो कावूर जो था वो ना क्रांतिकारी विचारों का था और ना जनतंत्र का समर्थक था। वो तो बस केवल जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे इटली के, उनकी तरह ही इतावली भाषा की बजाय फ्रेंच भाषा ज्यादा ठीक प्रकार से बोलता था। प्रमुख मंत्री कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, कावूर ने ही जो इटली को एकीकृत करने वाला जो आंदोलन था उसका नेतृत्व इस कावूर के द्वारा ही हुआ। वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। कावूर इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रेंच भाषा का अच्छा
वो बोलने वाला था। कावूर ने क्या किया, बहुत चतुराई से इटली की जो ये समस्या थी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या उसने बना दिया। कावूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, यानी पूरे विश्व की समस्या है। हमारा जो ये इस प्रकार से जो विखंडन हो रहा है और हमारे राज्यों पर अलग अलग राज्यों का शासन है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। 1859 के अंदर कावूर ने फ्रांस से एक बहुत कूटनीतिक संधि की, जो फ्रांस सार्डिनिया पीडमांड संधि के नाम से जानी जाती है। उस संधि के अंतर्गत उसने फ्रांस से मदद लेकर के और ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और ऑस्ट्रिया को जीत लिया, यानी उसमें वो विजयी रहे। 1859 में कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिससे वह 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रिया को उसने हरा दिया। यद्यपि इस युद्ध के अंदर सेना का नेतृत्व गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था और उसके अंदर जो नियमित सेना थी, उस नियमित सेना के अलावा सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भी बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लिया था। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और वो इसमें विजयी रहे। अब अगला अभियान देखिए। उत्तर वाला जो हिस्सा था ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, वो इन्होंने विजिट कर लिया। अब दक्षिण की तरफ नजर गई। मध्य वाला इलाका भी रह रहा है। दक्षिण में दक्षिणी इटली और जो दोनों सिसिलियों वाला जो इलाका था, वहां पर गैरिबाल्डी ने कूच किया अपने स्वयं सेवकों के साथ और नियमित सेना के साथ। वो वहां पर गया। वहां पर बूर्बो वंश का शासन था दक्षिणी इटली के अंदर। उसने वहां जाकर के और वहां के जो किसान थे, उन किसानों को अपने साथ में लिया देश के नाम पर। तो किसानों ने उनका साथ दिया और फिर उसने ब्रूवो वंश को वहां से उखाड़ फेंका और दक्षिणी इटली को भी साम्राज्य में मिला लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। यानी जो उत्तर का इलाका था वो ऑस्ट्रिया से ले लिया, दक्षिण का इलाका था वो ब्रूवो से ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। बीच का इलाका अभी उसका शेष था, जो पोप के पास था, जो पेपल राज थे, वो अभी शेष थे। और फिर 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को उसने सम्राट घोषित कर दिया और जो इटली का उत्तर और दक्षिणी भाग का एकीकरण तो हो गया। 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। लेकिन एक बहुत ही मजेदार या दिलचस्प बात यह है कि जब गैरिबाल्डी दक्षिण के अंदर गया था और दक्षिण में उसने जब किसानों से मदद ली, तो बहुत सारे लोग वहाँ निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसके अलावा इटली भी उस समय ज़्यादा साक्षर स्थिति में नहीं थी। तो उन लोगों ने, वो लोग जो थे वो राष्ट्रीयता या उदारवाद या राष्ट्रवाद, इन शब्दों से वो अपरिचित थे। इनको तो वो जानते भी नहीं थे, बस वो तो युद्ध में लड़ लिए थे गैरिबाल्डी के साथ में। इसके अलावा वो इटालिया वर्ड को भी नहीं जानते थे, इटालिया शब्द को भी नहीं जानते थे। वो तो ये जानते थे कि जो हमारा राजा है विक्टर एमेनुएल, उसकी पत्नी का नाम लाटालिया है। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी ही है। और फिर देखिए 1870 में जाकर के जब फ्रांस का प्रशा से युद्ध हुआ
तो फ्रांस ने पेपल राज्यों में से, जहां रोम भी स्थित था, वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया। तब जो मध्य के पेपल राज्य थे, जब वो फ्रांस की सेना वहां से चली गई, तब सम्राट ने वहां पर अपनी सेना भेज करके वहां अपना शासन स्थापित किया, और तब मध्य के राज्य इटली गणराज्य के अंदर शामिल हुए, और उत्तर, दक्षिण और बाद में मध्य तीनों को मिलाकर के इटली गणराज्य की स्थापना हुई। अंततः हम कह सकते हैं कि जब 1870 में फ्रांस की सेनाएं रोम से हट गई, फ्रांस की सेनाएं थी रोम में, पेपल राज्यों में, जो मध्य वाला भाग था वहीं पर यहां रोम है, और यहीं पर इस पेपल राज्यों में, यहीं पर मध्य वाले भागों में जहां पोप का तो शासन था और फ्रांस की वहां सेनाएं थी, तो वो फ्रांस की जो सेनाएं थी वो पोप की रक्षा करती थी, पोप की खुद की भी सेनाएं थी, तो वहां पर इटली वालों का अधिकार नहीं हो पा रहा था। तो जब 1870 के अंदर जब फ्रांस का और प्रशा से युद्ध हुआ, तो फ्रांस की सेना को फ्रांस ने प्रशा से युद्ध के लिए वापस बुला लिया। जब वहां से फ्रांस की सेना जब चली गई, तब जाकर के पेपल राज्यों पर और विक्टर एमैनुअल ने अपनी सेना को वहां भेजा, और वहां पर तब उनका जाकर के आधिपत्य हुआ, और जो उत्तर और दक्षिण पहले से ही उनके पास आ चुके थे, अब मध्य भाग के जुड़ने से पूरे इटली का एकीकरण हो गया, और विक्टर एमैनुअल द्वितीय की सेनाओं ने रोम पर कब्जा कर लिया। तब 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। जुसेपे गैरिबाल्डी के बारे में हम जरूर अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था इटली के इस आंदोलन में। एकीकरण के आंदोलन का प्रमुख नायक भी वही था, और हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो इस एकीकरण के लिए उसने एक तलवार का भी काम किया था। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर जुसेपे गैरिबाल्डी ही था। इसे इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जा सकता है। और देखिए, उसके अगर परिवार की बात करें तो गैरिबाल्डी का जो परिवार था वो तटीय व्यापार का कार्य करता था, और वो स्वयं भी पहले व्यापारिक नौसेना के अंदर एक नाविक के रूप में कार्य करता था। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मैथ्सनी से मुलाकात हुई, और वो मैथ्सनी के जो यंग इटली एक गुप्त संगठन था जिसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था, और युवा इसमें आकर के शामिल हो रहे थे, उसमें गैरिबाल्डी ने भी अपना जाकर के नाम लिखा दिया, वो भी उसके अंदर शामिल हो गए। 1833 में उसकी मुलाकात मैथ्सनी से हुई, और वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। लेकिन 1834 में ही पीडमांड के अंदर एक गणतंत्रीय क्रांति हुई, और उस क्रांति के अंदर गैरिबाल्डी ने भी भाग लिया था। यद्यपि उस क्रांति को बहुत जबरदस्त तरीके से दबा दिया गया, लेकिन भय से, गिरफ्तारी के भय से गैरिबाल्डी वहां से भाग गया, और वो दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया, जहां पर वो 1848 तक रहा। और 1834 में पीडमांड के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया था। यह विद्रोह कुचल दिया गया, और गैरिबाल्डी को दक्षिणी अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। फिर देखिए, 1854 में जब विक्टर एमैनुअल ने पूरे इटली को एक करने की सोची, एक करने की ठानी, तब गैरिबाल्डी ने उसका समर्थन किया, और वो सम्राट के पास आए, और उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें आपका समर्थन करता हूं, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। तो गैरिबाल्डी को उन्होंने पूरी सेना का नेतृत्व संभाला दिया, जबकि कावर उनके सबसे पहले एक प्रमुख मंत्री के रूप में तो थे ही। 1854 में उसने विक्टर एमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया, जो इतावली राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। एकीकरण का जो कार्य प्रारंभ कर रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे सम्राट, उनका उन्होंने आकर के गैरिबाल्डी ने समर्थन किया। फिर 1859 की कहानी आपको मालूम ही है। 1859 में जब फ्रांस से मिलकर के
और कावूर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था, उसमें गैरिबाल्डी ने ही उस सेना का नेतृत्व किया था। उस नेतृत्व के बाद में 1860 का भी आपको मालूम है, अभी अपन ने पढ़ा था कि 1860 में गैरिबाल्डी सेना को लेकर के दक्षिणी इटली में और सिसिली राज्यों को जीतने के लिए गया था और ब्रूओ वंश को वहां से उसने उखाड़ फेंका था। लेकिन उसके बारे में हम दोबारा देखते हैं कि 1860 में जब वो दक्षिण की तरफ गया था तो अपने साथ वो 1000 लोगों को लेकर के चला था, लेकिन कारवां बढ़ता चला गया और उसके साथ स्वयंसेवकों की संख्या 30,000 तक पहुंच गई थी। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, 1000 लोगों का अभियान से उसने प्रारंभ करके उसका नेतृत्व किया था। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई, यानी संख्याएं बढ़ती गई उसकी। और आप ये देखिए कि एक कारवां बन गया। उसने उन जो स्वयंसेवकों को एक नया नाम दिया, रेड शर्ट्स, हिंदी में लाल कुर्ती बोलते हैं, रेड शर्ट्स के नाम से वो जाने जाते थे। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। अब 1867 में गैरिबाल्डी ने एक कोशिश की। उसने जो पेपल राज्य थे और उन पेपल राज्यों पर पोप का वहां शासन था और पोप का शासन था और फ्रांस की वहां टुकड़ी थी। ये फ्रांस की टुकड़ी पोप की सुरक्षा के लिए सदैव रहती थी और पोप की स्वयं की सेना भी थी। तो 1867 में गैरिबाल्डी जो था वो इस पेपल राज्य को विजय करने के लिए चल पड़ा अपने स्वयंसेवकों को लेकर के, लेकिन वहां उसकी दाल नहीं गल पाई और इन्होंने उसको जीतने नहीं दिया, यानी फ्रांस की सेना ने और पोप की सेना ने। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों को, जो मध्य इटली में थे जहां पोप का शासन था, रोम भी वहीं था, से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। लेकिन वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी पहले से ही तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। ये जो रेड शर्ट्स थे गैरिबाल्डी के, जो सैनिकों का काम करते थे, वो फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों से युद्ध के सामने वो टिक नहीं पाए। वहां उनकी हार हुई और उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन भाग्य ने काम किया और 1870 में जब फ्रांस का प्रशासनिक युद्ध हो गया, तब फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुला ली पेपल राज्यों से, तो वो खाली हो गए और पोप अकेला रह गया। तब सम्राट ने अपनी सेना को वहां भेजकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार से जो मध्य इटली का भाग था वो भी उत्तरी और दक्षिणी इटली के साथ मिल गया और पूरे इटली का एक गणराज्य स्थापित हो गया। 1870 में फ्रांस का प्रशासनिक युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए थे, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हो गए थे। अब देखिए एक व्यंग चित्र है 1859 का, अंग्रेजी व्यंग चित्र है और इसके अंदर जो गैरिबाल्डी है ये 1859 का है। जब आपको ध्यान हो तो जब ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ था शुरुआत में, उस समय का है। सार्डिनिया पीडमांड के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली नामक बूट पहनने में मदद कर रहे हैं गैरिबाल्डी, यानी इसमें भी एक व्यंग है, यानी वो सम्राट की मदद कर रहे हैं। इटली का पूरा एकीकरण का श्रेय आपको मिल जाए, इसलिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा इसमें। और इस समर्थन के कारण ही सम्राट ने उनको अपने पास लिया और गैरिबाल्डी ने अपने साहस और वीरता के दम पर पूरे इटली के एकीकरण के अंदर अथक प्रयास किया और अंत में विजय भी प्राप्त की। इटली के एकीकरण जो कि 1858 से 1870 तक चला बच्चों, उसको मैं आपको नक्शे के द्वारा थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए ये पीडमांड प्रांत है, ये पीडमांड प्रांत है, ये सार्डिनिया, ये दोनों एक ही हैं। और यहां पर आपको पता है कि पहले से ही इटली का शासन था,
इमैनुअल द्वितीय का शासन यहां पर था, यानी इन दोनों प्रांतों में तो पहले से ही स्वयं का ही शासन था। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये पर्मा मेडोना टस्की वाला, ये वाला जो टस्कनी वाला हिस्सा ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, और इसको ऑस्ट्रिया से इन्होंने जब कावूर ने और गैरिबाल्डी ने जीता तब ये वाला हिस्सा इनके पास में आ गया, और एकीकरण का ये इन दो के बाद में फिर ये भी इसमें जुड़ गया। फिर उसके बाद में देखिए, ये वो गैरिबाल्डी अपनी सेना लेकर के दक्षिण में पहुंचा था, और दक्षिण के अंदर उसने दोनों सिसिलियों से ब्रूवो वंश को हटा करके यहाँ इसको जोड़ दिया था। 1860 की ये घटना है, यानी पीडमांट, सार्डिनिया, उसके बाद में पर्मा मेडोना टस्कनी, और उसके बाद में दोनों सिसिलियों को ला करके मिला दिया। फिर उसके बाद में लॉम्बार्डी और वेनेशिया को भी जोड़ दिया 1866 के अंदर, और फिर अंत में पैपल राज्य ये रहे जो 1870 के अंदर इसमें जुड़े। तो ये आपका उत्तरी, फिर ये दक्षिणी, और फिर ये मध्य भाग, ये उत्तरी भाग, फिर दक्षिणी भाग, और फिर ये मध्य भाग, ये सारा का सारा ये पहले से ही उनके पास था। इसका पूरा एकीकरण हुआ और इटली एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो आज हमारे सामने है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने जर्मनी और इटली दोनों के निर्माण यानी उनके एकीकरण की प्रक्रिया को देखा, और अब हम यहीं विराम लेते हैं, और अगले भाग में ब्रिटेन की अजीब दास्तां के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।